दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक साथ बहुत कुछ घटित हो रहा है। ऐसा लगता है कि अगले 1-2 हफ्ते बिहार की राजनीति में निर्णायक रूप से प्रभावी होने जा रहे हैं। और ये सिर्फ सत्ता पक्ष और सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड और उसके नेता नीतीश कुमार को लेकर ही नहीं हो रहा, बल्कि मुख्य विपक्षी खेमे में भी अंदर खाने बहुत सारी तैयारियां चल रही है। एक तरफ जहां जेडीयू को टेक ओवर करने की कोशिशें चल रही है, दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से जो लोग सत्ता चलाने का परसेप्शन बना रहे हैं, वो पर्दे के आगे आना चाहते हैं। और इन सब के बीच राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन का विस्तार किस रूप में हो और वो विस्तार बिहार में भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद हिलाने वाला कैसे साबित हो, इसके लिए कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूले को लेकर भी अब आगे बढ़ने को लेकर परिस्थितियां बनती जा रही है। हाल फिलहाल मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया है। अंदर खाने बड़ी-बड़ी मुलाकातें हो रही है और मुलाकातें तो ऐसी हो रही है जिसमें एक पार्टी के नेता जो कभी नीतीश कुमार के साथ ही उन्हीं की पार्टी में थे, बड़ी पार्टी में, दूसरे राज्य के नेता हैं, 3-3 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में मंत्री रहे हैं। वो नेता सीधे-सीधे अचानक मध्यरात्रि पटना पहुंचते हैं, सत्ता के शीर्ष पर विराजमान व्यक्ति से मुलाकात करते हैं और दिल्ली की फ्लाइट पकड़ लेते हैं। उसके बाद की परिस्थितियों में कांग्रेस महासचिव, कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू जो पटना में लालू यादव से मिलने नहीं गए, वो बीमार लालू प्रसाद यादव से मिलने दिल्ली एम्स पहुंचते हैं। स्वाभाविक है कि लालू यादव का कुशल क्षेम पूछने जाना ही चाहिए, राजनीति में है तो। लेकिन पटना में मुलाकात नहीं होने के बाद एम्स पहुंचना ये लोगों को थोड़ा आश्चर्यचकित कर रहा है। राजनीतिक शिष्टाचार से आगे की चीज दिखाई दे रहा है, मर्यादाओं के पालन से भी आगे की चीज दिखाई दे रहा है। और इन सब के बीच जिस तरह से दिल्ली की सत्ता के नंबर 2 के द्वारा जो परसेप्शन बनाया जा रहा है, बिहार में सीएमओ को यानी मुख्यमंत्री कार्यालय को टेक ओवर करने की जो बुनियाद खड़ी की जा रही है, उस बुनियाद के पहले ही नाले पर दहला मारते हुए नीतीश कुमार ने अपनी सत्ता के नंबर 2 को दिल्ली के नंबर 2 से सीधे भिड़ा देने की परिस्थितियां अभी से पैदा कर दी है। और जब वो सीधे भिड़ा देने की परिस्थितियां पैदा हो गई है, तो उस परिस्थिति में चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग पटना के नंबर 2 भले ही ले, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की एक साथ मीटिंग बिहार की सत्ता के नंबर 2 माने जाने वाले नेता भले ही ले, लेकिन ध्यान रखिए उस मीटिंग में नीतीश कुमार के खासम खास विजय चौधरी भी भेजे जा रहे हैं। और भेजे जा रहे हैं तो संकेत साफ है कि वहां पर इंस्ट्रक्शन कैसे दिए जा रहे हैं। और ये सह देकर मात देने की तैयारी और सत्ता के भीतर आधुनिक दौर में जिस तरह से श्रीलंका में जाकर अवार्ड लेने की बात हो रही है, अवार्ड पटना में तो नहीं दिया जा रहा। पटना में अवार्ड देने की जो बातें हैं वो किस रूप में सामने है, थोड़ा इंतजार कीजिए, कुछ हफ्तों में आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। बार बार नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि 2 बार गलती से चले गए थे, अब नहीं जाएंगे, बहुत गड़बड़ किया था सब। ये बात बार बार कहने की नौबत क्यों आ रही है? कांग्रेस पार्टी किस भूमिका में अभी दिखाई दे रही है? स्वाभाविक है, कांग्रेस पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बिहार में कोई अछूत नहीं है। और आज एनडीए के प्रदेश अध्यक्षों और प्रदेश नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के बीच अचानक असहज होकर जनता दल यूनाइटेड के नेता जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल करके चले गए, क्या ये अनायास ही था? क्या स्क्रिप्टेड था? क्या अल्पसंख्यक समुदाय के एक बड़े हिस्से पसमानदा मुसलमानों जिनके बीच जनता दल यूनाइटेड की एक बड़ी पकड़ थी, पिछड़े वर्ग से आने वाले मुसलमानों की, यदि आम बोलचाल के भाषा में कहें तो, वो जनाधार सीधे सीधे छींचता हुआ दिखाई दिया। तो क्या इसकी सार्वजनिक अभिव्यक्ति को नीतीश कुमार भी देख ले, इसके लिए यह किया गया, या इसकी स्क्रिप्ट नीतीश कुमार ने रची थी कि मीटिंग में जाकर यह संदेश दे देना है कि असहज है सवालों से और पार्टी गहरे दबाव में है, सामना नहीं कर सकते इन परिस्थितियों का, लिहाजा वहां से वापस चला जाए। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के जनाधार के ऊपर आरक्षण बढ़ाने की सीमा और जाति जनगणना के समर्थक तत्वों का, उन तबकों का बहुत बड़ा दबाव पड़ रहा है कि या तो भारतीय जनता पार्टी को चुनिए या फिर हमारे मुद्दे को चुनिए।
चाहे वो लौकुश समीकरण के अधिकांश मतदाता हो, चाहे वो अति पिछड़ा वर्ग के मतदाता हो, चाहे वो महादलित वर्ग के मतदाता हो, इन सब के भीतर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा बेचैनी दिखाई देती है कि जाति जनगणना कब होगी। बढ़े हुए आरक्षण जिसकी सीमा बढ़ाकर 65% तक पहुंचा दी गई थी, उसे हाई कोर्ट ने जो रोका, इन सब पर नीतीश कुमार की चुप्पी जनता दल यूनाइटेड के जनाधार को जो तोड़ने की स्थिति में है। नीचे से जो फीडबैक नीतीश कुमार तक पहुंच रहा है, उन सब फीडबैक के बीच में जरा इन संदेशों को भी पढ़ने की कोशिश कीजिए कि पटना में कार्यभार संभालने के तकरीबन 2 महीने तो हो ही गए होंगे, 1.5-2 महीने तो हो ही गए, लेकिन इस दरमियान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने लालू यादव या तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं की। आज मुलाकात की भी है तो दिल्ली में की है। और कब की है मुलाकात? जब अमित शाह का बिहार दौरा हो गया, जब बजट सत्र का सत्रावसान हो गया, फोटो सेशन उसे आखिरी सेशन मानकर ही करा लिया गया दोनों हाउस में मौजूद सदस्यों के बीच मुख्यमंत्री को बिठा करके। और उन सब के बीच अचानक राजनीतिक घटनाक्रम जो तेज हो रहा है, उस तेज होते हुए घटनाक्रम में जनता दल यूनाइटेड के सबसे बड़े सामाजिक आधार के बीच से कांग्रेस पार्टी ने बिहार में अपने चेहरे यानी प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव किया, उसने जिस तरह से 3 तरफा दबाव जेडीयू पर बना और इस 3 तरफा दबाव के बीच में एक चौथा दबाव वक्फ विधेयक पर जनता दल यूनाइटेड के द्वारा दिल्ली में जो समर्थन की बातें कही गई, वो हालात जो पैदा हो गए, उसके बाद अब सियासत की स्क्रिप्ट नई दिशा में तो नहीं जा रही है। याद रखिए, देश में बदलाव होगा, मौजूदा निजाम बदलेगा तो इसकी शुरुआत बिहार से होगी। पहले भी निजाम बदलने की शुरुआत चाहे जेपी का दौर हो या वीपी का दौर हो, हर दौर में बिहार से हुई है। नरेंद्र मोदी ने भी निजाम बदलने की जो कवायद शुरू की थी, पटना रैली में जिस प्रकार से बवाल हुआ, जिस प्रकार से कुछ अप्रिय घटनाएं हुई, बावजूद जनता का जज्बात 2013 में पटना रैली में जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में दिखा, वो साफ दिखा रहा था कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी आए और नरेंद्र मोदी अभी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों पर टिके हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू की स्थिति यही है कि वो नरेंद्र मोदी से तब तक अलग नहीं हो सकते जब तक नीतीश कुमार अलग होने का फैसला न ले। चंद्रबाबू नायडू एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनकी वित्तीय स्थिति बहुत खराब है और जीएसटी लागू होने के बाद आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से राज्यों की आर्थिक ताकत दिल्ली के सामने कटोरा लेकर खड़े रहने वालों की हो गई है, उस स्थिति में कोई भी सत्ता तब तक दिल्ली के साथ अपने संबंधों को ठीक खराब नहीं करना चाहती जब तक कि उसे केंद्र में वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित होती हुई दिखाई न दे। और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कौन करेगा? अकेले चंद्रबाबू नायडू नहीं कर सकते, अकेले नीतीश कुमार नहीं कर सकते, अकेले एकनाथ शिंदे नहीं कर सकते। वैकल्पिक व्यवस्था नायडू और नीतीश ही कर सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के सामने कोई भी व्यवस्था नहीं है कि उन्हें अपनी सरकार चलाने के लिए गिव एंड टेक वाले रिलेशन, यानी एक हाथ से समर्थन लेना और दूसरे हाथ से देना जैसी परिस्थिति हो। वो 3/4 बहुमत को एंजॉय कर रहे हैं। नीतीश कुमार के सामने परिस्थिति है कि एक पार्टी का, एक गठबंधन का दामन छोड़ने के बाद दूसरे गठबंधन से उन्हें राजनीतिक तौर पर समर्थन मिलने की संभावना हो, तभी वो दामन छोड़ सकते हैं, वरना बीच मझधार में अपनी सत्ता को कुर्बान नहीं कर सकते। और ये एश्योरेंस स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय जनता दल ही दे सकता है। और राष्ट्रीय जनता दल के लिए आज की तारीख में देश बड़ा है, बिहार की सत्ता बड़ी है, बिहार के मुद्दे बड़े हैं, या पूर्व में जो राजनीतिक तौर पर खटास उत्पन्न हुई वो प्राथमिकता है। इन सब के बीच चुनाव करने की स्थिति है। और जब ये चुनाव करने की स्थिति बन रही है तो भारतीय जनता पार्टी जिस आक्रामक तरीके से वक्फ बिल को लेकर के आई, माहौल बनता हुआ दिखाई नहीं दिया। और अब नीतीश कुमार अपने जनाधार को बीजेपी के पक्ष में माहौल नहीं बनने के बावजूद अपने जनाधार में कटौती होता हुआ जो नीतीश कुमार देख रहे हैं, उस कटौती को की भरपाई वो कैसे करेंगे? स्वाभाविक है, एक राजनेता के तौर पर नीतीश कुमार ने 40 साल गुजार दिए संसदीय व्यवस्था में। 85 से शुरू हुआ संसदीय व्यवस्था का सफर 2025 तक अनवरत जारी है। स्वाभाविक है कि अगले 2, 4, 5 साल वो इसे जारी रखना चाहेंगे। पार्टी के अंदर अगले जनरेशन की लीडरशिप को डेवलप होने के पहले तक जारी रखना चाहेंगे, लेकिन उसे जारी रखने के लिए राष्ट्रीय जनता दल क्या तैयार है? ये तमाम वो परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों पर एक तरफ नीतीश कुमार को कॉल लेना है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को कॉल लेना है। तीसरी तरफ
कांग्रेस पार्टी को भी अपनी उस भूमिका का निर्वाह करना है जिस भूमिका के लिए नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों चाहते हैं। शायद तेजस्वी यादव को कुछ रिजर्वेशन है। तो बहुत कुछ बिहार की राजनीति में एक साथ चल रहा है, और जब बहुत कुछ चल रहा है तो इन सब के बीच एक और घटनाक्रम पर नजर डालना बड़ा ही मौजू हो जाता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। दरअसल वक्फ बिल को लेकर के वोटिंग होती है संसद में। संसद में जब वोटिंग होती है, जेडीयू के लोग सपोर्ट करते हैं, नायडू के लोग भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस समर्थन के बीच में निशाने पर भारतीय जनता पार्टी कम आती है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ज्यादा आते हैं। ऐसा लगता है जैसे बाबरी विध्वंस के लिए पीवी नरसिम्हा राव निशाने पर आ गए थे, बिल्कुल उसी तरह से नीतीश कुमार और नायडू निशाने पर आ गए। और जब ये दोनों निशाने पर आ गए हैं तो कहीं ना कहीं सत्ता से ज्यादा बड़ी चीज सियासत हो जाती है। सियासत बचेगी तभी सत्ता बचेगी। शरद यादव कहा करते थे कि धारा बची रहेगी तो विचारधारा भी बची रहेगी। तो क्या आप धारा बचाने की कवायद में बीजेपी टेक ओवर कर ले, उससे बचाने की कोशिश चल रही है? जनता दल यूनाइटेड के बारे में इसमें कोई शक नहीं कि जनता दल यूनाइटेड बिहार में अभी संक्रमण काल के दौर से है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में जो खबरें चल रही हैं वो किसी से छिपी नहीं हुई है, लेकिन नीतीश कुमार के एक्शन पर गौर करें तो खबर स्वास्थ्य से ज्यादा कहीं ना कहीं उनके एंग्सियस स्वभाव, राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता हुआ दिखाई देता है कि अब आगे क्या। अब तक तो कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी इस गठबंधन में, कभी उस गठबंधन में, बिहार में विपक्ष परिवर्तन कराते कराते उन्होंने 20 साल गुजार दिए। लेकिन 20 साल के बाद बिहार डूबेगा। बिहार अगर उत्तर प्रदेश की राह पर चल निकला, बिहार अगर मध्य प्रदेश की राह पर चल निकला, तो क्या उसके बाद इस देश में भारतीय जनता पार्टी को आगे और 15 सालों तक रोक पाना संभव होगा? इस सवाल का जवाब नीतीश कुमार को भी देना है। और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जो जेडीयू के नेताओं की बेचैनी थी, जो बाहर निकल कर चले गए, उससे साबित हुआ। यही वो वहां भी साबित हुआ कि आखिर नीतीश कुमार आज निकले तो हाथ जोड़ते हुए क्यों दिखाई दे रहे थे। वक्फ बोर्ड वाले सवाल पर जब सवाल पूछा गया तो उनकी हाथ जोड़ते हुए जो तस्वीरें आई कि पत्रकारों के सामने उस सवाल पर वो हाथ जोड़कर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या उस राजनीतिक गलती को सार्वजनिक तौर पे स्वीकार करने की मना स्थिति में आ रहे हैं, जो उनके सांसदों ने, उनके संसदीय दल ने जाने अनजाने में संसद के अंदर कर दी है? एक जमाने में बाबरी विध्वंस पर हुई गलती, एक जमाने में साहबानो मुद्दे पर हुई गलती कांग्रेस पार्टी को कितनी भारी पड़ी, वो सभी जानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की हुई गलती, उनकी पार्टी की गलती पूरे देश पर भारी पड़ेगी, न सिर्फ जनता दल यूनाइटेड पर। क्या ये एहसास नीतीश कुमार को हाथ जोड़ने पर विवश कर रहा था? देखते जाइए क्या होता है। लेकिन जिस तरह से अंदर खाने की बहुत सारी मुलाकातें हैं, जिन मुलाकातों पर सार्वजनिक तौर पर हम चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि कुछ बातें राज है, उन्हें राज ही रहने दीजिए। बहुत सारी चीजें अंदर खाने चल रही है और पिछले 4 दिनों का राजनीतिक घटनाक्रम इस बात का इशारा कर रहा है कि शाह साहब गोपालगंज पटना से दिल्ली तो पहुंच गए, लेकिन बिहार की सियासत दिल्ली पहुंचने के पहले और पटना में भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेने के पहले कहीं पूरा मामला डिरेल ना हो जाए। पूरा मामला डिरेल होगा तो स्वाभाविक है कि जिम्मेदार कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री पद की चाहत जिम्मेदार होगी। वरना एक सवाल के साथ मैं आपको यही छोड़े जाता हूं कि जो नेता अपने गैर राजनीतिक बेटे से, जो अब तक राजनीति में नहीं है, सिर्फ राजनीति में आने की चर्चा है, नीतीश कुमार के बेटे की, उन्हीं की बात कर रहा हूं, लगातार 4 दिनों तक निशांत कुमार यदि कह रहे हैं अलग अलग मीडिया बाइट में कि उनके पिता को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, तब भी बीजेपी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। क्या निशांत कुमार अपनी मर्जी से ही बोल रहे थे? और नीतीश कुमार की चुप्पी क्या दर्शाती है? उसके बाद निशांत कुमार जो बोल रहे थे उसके पीछे नीतीश कुमार की सहमति थी, और अब उनकी चुप्पी वक्फ बोर्ड के सवाल पर हाथ जोड़ते हुए सामने आना, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। कहीं ना कहीं अंदर खाने जो खिचड़ी पक रही है, सत्र भी खत्म हो चुका है और उस पूरी स्क्रिप्ट के खुलने का थोड़ा इंतजार कीजिए, संकेतों की भाषा को समझिए कि आने वाले वक्त में बिहार में कितना बड़ा सियासी ड्रामा आपको देखने को मिल सकता है। एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसे शायद बीजेपी पढ़ने में एक बार फिर 2015 की तरह चूक कर जाए।
चूक बीजेपी करती रही है, खासकर बिहार के मामले में, क्योंकि बिहार की सोसाइटी के सोशल इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के बीच में, जिसमें बीजेपी को साफ दिखाई देता है कि न तो उत्तर प्रदेश की तरह जनरल कैटेगरी पूरी तरह उसके लिए लामबंद है, उनके अपने मुद्दे हैं, अग्निवीर से लेकर के नौकरी, वैकेंसी, मध्य वर्ग का टूटना, ना तो ओबीसी उनके साथ पूरी तरह से है, सबके जातीय नेता हैं, ना तो ईबीसी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और दलित महादलित वर्ग की तो बात छोड़ ही दीजिए, अल्पसंख्यक वर्ग की तो बात छोड़ ही दीजिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो खड़े हो पाएंगे। चिराग मॉडल के बूते नीतीश कुमार की पार्टी को छोटा किया गया था, लेकिन ये चिराग मॉडल अब पीके मॉडल के रूप में आजमाने की जो आशंका बिहार में बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों पर नीतीश कुमार की नजर है, और नीतीश कुमार की ही नहीं है, लालू यादव की भी है, कृष्णा अल्लावरू की भी है, और इन सब से ऊपर देखे तो इंडिया अलायंस के सभी दलों की है, एनडीए के भी सभी दलों की है, क्योंकि किसी को भी कुछ नहीं पता कि क्या होने जा रहा है अगले 1-2 हफ्ते में। जो भी होगा, थोड़े से संकेतों को समझिए, कुछ बड़ा होने जा रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।